नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष कुमार पांडे स्वास्थ्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने हम लोग रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि सबको ये पता था कोरोना महामारी चल रही है, लेकिन बच्चों के विशेष मांग से हम लोग क्लास शुरू किए हैं और स्वास्थ्य अकेडमी के डायरेक्टर सर ने कहा कि अब बच्चों का बहुत अहित हो रहा है और क्लास जानी चाहिए, इसलिए क्लास जा रही है। आप लोग देखे भी थे, ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था, सारे टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाए आपको और अच्छा रिजल्ट दिया गया था। 69,000 वैकेंसी में बहुत सारे लोग पास भी हुए। और ये सब देखते हुए जो अगला सीटेट का एग्ज़ाम है और यूपी टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसको हम लोग एकदम अपने लक्ष्य में रखते हुए अपनी क्लास को कंटिन्यू आज से करेंगे। और आप लोग को कल की जो क्लास होगी, परसों की जो क्लास होगी, अब सीधे लाइव मिलेगी, क्योंकि आज का इंट्रोडक्शन वीडियो है और पहले वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कैसे पढ़ाना है, कौन कौन सा सिलेबस है, उस पर चर्चा किया जाएगा। तो हम लोग आइए देखते हैं बाल मनोविज्ञान में कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। शुरू करते हैं बाल मनोविज्ञान। बच्चों, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ऑफलाइन में भी आपने बाल मनोविज्ञान पढ़ा है हमसे और ऑनलाइन की क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो बाल मनोविज्ञान में जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है, साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है मनोविज्ञान से संबंधित, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो बात होती है, शिक्षा मनोविज्ञान की जो बात होती है, उसमें सबसे पहले हम लोगों को ये शब्द जानना होगा कि शिक्षा का मतलब क्या होता है, मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग शिक्षा और मनोविज्ञान को परिभाषित करेंगे और शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं इस पर बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है कि शिक्षा की परिभाषा दी जा रही है, तो शिक्षा किसे कहते हैं और शिक्षा का मतलब क्या होता है। हमने आपको ऑफलाइन में भी पढ़ाया था और ऑनलाइन में भी आज पढ़ाने जा रहे हैं। तो शिक्षा में मैंने बताया था कि शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु, एक एक चीजों को बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो यहाँ पे है और मैं चाहता हूं कि कोई भी दिक्कत आप लोगों को ना हो। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा के रूप में शिक्षा का अर्थ देखते हैं कि शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु, संस्कृत के शिक्ष धातु की अप्रत्यय, संस्कृत के शिक्ष धातु के अप्रत्यय लगने से बना है। पहली बात इसको तो याद रखना है, शिक्षा जो है संस्कृत के शिक्ष धातु के अप्रत्यय लगने से बना है। दूसरी बात, शिक्षा को इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा, अर्थात अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन कहा जाता है, शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन कहा जाता है, जो लैटिन शब्दावली ई प्लस ड्यूको से बना है और इसे लैटिन भाषा में एजुकेटम भी कहते हैं। एक बात और भी याद रखेंगे, लैटिन भाषा में इसे एजुकेशन को एजुकेटम कहा जाता है। ये बात याद रखना है, एजुकेटम कहा जाता है। मैंने कहा कि लैटिन शब्दावली, ध्यान रखिएगा, लैटिन शब्दावली के दो शब्द जो एजुकेटम है, यह दो शब्द एजुकेटम, दो शब्द अर्थात वो दोनों शब्द कौन कौन से हैं। एक अर्थात आप इसको ई बोलते हैं और ड्यूको शब्द से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। तो ध्यान देना, ए का मतलब ये होता है अंदर से और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ना। अर्थात जब किसी बालक के अंदर, जब किसी मनुष्य के अंदर या जब किसी बालक के अंदर शिक्षा का प्रवाह होता है, तो उसके अंदर क्या, उसकी जो अंदर की जो इमेट्स पावर होते हैं, जो जन्मजात शक्तियां होती हैं, उसमें परिवर्तन आते हैं। और जब जो जन्मजात शक्तियों को वांछनीय वातावरण नहीं मिलता है,
तो उसमें परिवर्तन भी हो सकता है और परिमार्जन भी हो सकता है। मैं यहां पे दो शब्दों की बात कर रहा हूं, परिवर्तन और परिमार्जन दोनों हो सकता है। आप लोग इसे बना लीजिएगा और इसे मैं मिटा रहा हूं, साफ दिख रहा होगा सबको। आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहां पे ये बता रहा हूं कि परिवर्तन और परिमार्जन, एक शब्द मैं बोला हूं परिवर्तन और दूसरा शब्द बोला हूं परिमार्जन। परिवर्तन और दूसरा शब्द बोला हूं परिमार्जन। अब ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन को हम चेंजेस बोलते हैं और परिमार्जन को मॉडिफिकेशन बोलते हैं। मॉडिफिकेशन बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन जो होता है यह सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो मॉडिफिकेशन होगा यह सकारात्मक होगा और सकारात्मक होगा और सही दिशा में होगा, सही दिशा में होगा। अब इस बात को समझिएगा, मैंने एक शब्द दिया परिवर्तन, दूसरा दिया परिमार्जन। चेंजेस का मतलब होता है कि जब बालक के अंदर शिक्षा का प्रवेश होता है तो बालक के अंदर यह निश्चित रूप से वो उस दिशा में जाएगा जिधर उसका लक्ष्य होगा, मतलब सकारात्मक उसमें बदलाव होगा। और जब आप उसे सही दिशा में शिक्षा नहीं दी जाएगी, वांछनीय वातावरण में शिक्षा नहीं दिया जाएगा, तो हो सकता है उसमें सकारात्मक परिवर्तन भी हो जाए और नकारात्मक परिवर्तन भी हो जाए। अब देखिएगा, शिक्षा की जो परिभाषा दी गई है उसमें यह बताया गया कि बालक के अंदर जो जन्मजात शक्तियां होती हैं, यदि उनका अगर वांछनीय वातावरण में उनका मार्गदर्शन किया जाए तो उनके मार्गदर्शन के द्वारा उनमें सकारात्मक, नकारात्मक या सकारात्मक या जिस दिशा में लक्षित किया गया है उधर वो आगे बढ़ेगा। उसी के संदर्भ में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषा दी है। कुछ परिभाषा मैं आपके सामने देता हूं। जैसे देखिएगा, पहली परिभाषा विवेकानंद ने दिया कि मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा, आपके एग्जाम में ये कोटेशन कई बार पूछा गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वामी विवेकानंद का कथन है, स्वामी विवेकानंद, याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद का यह कथन है कि मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, करना ही शिक्षा। ये कोटेशन कई बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद के अनुसार। उसके बाद अरस्तु महोदय ने कहा स्वस्थ शरीर में, दूसरा कोटेशन मैं आपको बताता हूं अरस्तु के अनुसार। अरस्तु ने कहा स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना
शिक्षा है स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अगला देखिएगा, एक कोटेशन और मैं आपको देने जा रहा हूं पेस्टालॉजी महोदय का। पेस्टालॉजी महोदय का ध्यान दीजिएगा। पेस्टालॉजी महोदय ने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति की शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक व्यक्तियों का जन्मजात शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक स्वाभाविक समरस तथा प्रगतिशील समरस तथा प्रगतिशील विकास है। ये 3 कोटेशन, अभी मैं एक कोटेशन आपको और देता हूं फ्रोबल के अनुसार, लेकिन आप इसे एक बार आगे पीछे करके लिखेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य में पूर्वनिहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है। अरस्तु ने कहा कि स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। और पेस्टालॉजी महोदय ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस तथा प्रगतिशील शिक्षा है। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसे मिटाते हैं और अगला एक और कोटेशन आपको मिलेगा फ्रोबेल महोदय को तो आप लोग जानते होंगे, पेस्टालॉजी के ये शिष्य थे। पेस्टालॉजी के शिष्य कौन थे? फ्रोबेल। हम लोग फ्रोबेल की बात करते हैं और उनके कोटेशन को देखते हैं। फ्रोबेल महोदय ने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति की फ्रोबेल महोदय ने कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है। यह फ्रोबेल महोदय ने कहा था, जो पेस्टालॉजी के शिष्य थे। ध्यान दीजिएगा, ये पेस्टालॉजी के शिष्य थे। अभी मैंने पेस्टालॉजी की एक परिभाषा आपके सामने रखी थी, पेस्टालॉजी के शिष्य थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो थी शिक्षा से संबंधित बातें, जो शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा का मतलब क्या था। आपने शिक्षा को देखा कि शिक्षा कैसी शब्दावली है। शिक्षा एक लैटिन शब्दावली के अनुसार शिक्ष धातु के अप्रत्यय लगने से बना है, जो अंग्रेजी में जिसको हम एजुकेशन कहते हैं, और यह E+U को 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और अनेक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा आपने बहुत सारे कोटेशन भी पढ़े। अब हम लोग आगे चलते हैं, मनोविज्ञान की बात करते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ा जाए। अब चलिए मनोविज्ञान की बात हम करते हैं। मनोविज्ञान
साइकोलॉजी। सबसे पहले हम लोग साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान की शब्दों पर ध्यान देंगे, इसकी परिभाषा को जानेंगे। इसकी परिभाषा क्या होती है? मनोविज्ञान की परिभाषा देखिएगा, जो साइकोलॉजी है इसकी परिभाषा दो मनोवैज्ञानिकों ने दी। पहले मनोवैज्ञानिक थे पेम्पालॉजी। पहले मनोवैज्ञानिक थे पेम्पालॉजी और दूसरे थे गैरीट महोदय। दो मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दी है। जो पेम्पालॉजी महोदय थे इन्होंने कहा, ध्यान दीजिएगा, जो पेम्पालॉजी महोदय थे इन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है वह साइको या साइकी प्लस लॉगस से बना है। और साइकी का मतलब इन्होंने आत्मा और लॉगस का मतलब अध्ययन माना था। मतलब जिस विज्ञान के अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता है उसे साइकोलॉजी कहते हैं। यह बात आपको समझ में आ रही? किसने कहा है? पेम्पालॉजी ने कहा है, याद रखना है। यह चीज फिर आगे हम लोग देखेंगे। और दूसरे मनोवैज्ञानिक जो थे इन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लॉगस। साइकी प्लस लॉगस। अब ध्यान दीजिएगा, अब साइकी का मतलब इन्होंने यहां पे यह माना था कि साइकी का मतलब होता है सोल। साइकी का मतलब इन्होंने यहां माना था, ध्यान दीजिएगा, साइकी का मतलब यहां पे माना था आत्मा और लॉगस का मतलब माना था यहां पे विज्ञान। कहने का मतलब क्या है? यहां पे साइकी और लॉगस मतलब क्या हो गया? आत्मा का विज्ञान। और यहां पर साइकी और लॉगस का मतलब आत्मा नहीं, यहां पे मन लिखिएगा, मन का विज्ञान। मन का अध्ययन उन्होंने कराया है। और गैरीट महोदय ने किसका अध्ययन कराया है? आत्मा का अध्ययन कराया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे मन नहीं, आत्मा नहीं है, यहां पे मन है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मन का अध्ययन हो रहा है और यहां पर आत्मा का अध्ययन हो रहा है। अब दोनों को ध्यान दीजिएगा, पेम्पालॉजी और गैरीट महोदय ने आत्मा का विज्ञान माना और गैरीट महोदय ने आत्मा का विज्ञान माना और पेम्पालॉजी महोदय ने किसका माना? मन का विज्ञान माना है। पूरे मनोविज्ञान में केवल दो मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने यह बताया है कि साइकोलॉजी के शब्द का अर्थ क्या होता है। एक बात याद रखिएगा, जो गैरीट महोदय थे, यह साइकिल और लॉगस जो दो शब्द हैं, इन्होंने कहा कि यह शब्द कैसा है? यह एक यूनानी शब्द है। यूनानी शब्द को ही आप ग्रीक शब्द भी कहते हैं और इसी ग्रीक को आप ग्रीस शब्द भी बोलते हैं। चाहे कोई भी शब्द की बात आ जाए, चाहे यूनानी शब्द हो, चाहे ग्रीक शब्द हो, चाहे ग्रीस शब्द हो, कोई समस्या नहीं यहां पे। तो गैरीट ने क्या माना था? आत्मा का विज्ञान माना था। और पेम्पालॉजी महोदय ने क्या बोला था? यह मन का विज्ञान है, अर्थात मन का अध्ययन कराता है। यह मन का अध्ययन कराता है। बात समझना है, इन्होंने यह कहा कि यह मन का अध्ययन कराता है, आत्मा का अध्ययन नहीं करता। और इन्होंने कहा कि यह आत्मा का विज्ञान है। अब हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो हम लोग ध्यान देंगे, जो मनोविज्ञान है इसकी उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। मनोविज्ञान का जो जनक है वो कौन है? वो दर्शन शास्त्र होगा, क्योंकि उत्पत्ति किससे हुई है? मनोविज्ञान का दर्शन शास्त्र से हुआ है। तो मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वह दर्शन शास्त्र से हुई है। किससे हुई है? दर्शन शास्त्र से हुई है। तो आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए
कि मनोविज्ञान की जननी अर्थात मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई, तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहां से हो गई, दर्शन शास्त्र से, तो यह इसकी क्या हो गई, जननी हो गई। अब एक बात याद रखिएगा, मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है, इसका मतलब दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना यह था कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन कराता है, मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन कराता है। तो देखिएगा, सबसे पहला नाम अरस्तु महोदय ने कहा था कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन कराता है। मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन कराता है, अर्थात मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन किया जाता है। अब एक बात याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ज्ञान प्राप्त करने के 5 बिंदु, मतलब 5 चीजें, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन 5 नामों को ज्ञानेंद्रिय के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ज्ञानेंद्रियों के नाम से जाना जाता है। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा को ज्ञानेंद्रिय के नाम से जाना जाता है, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। याद रखिए, यदि आप कुछ खाते पीते हैं तो जब तक आपके जीभ पे नहीं जाएगा आपको उसका टेस्ट का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए जीभ क्या हो गई, हमारी ज्ञानेंद्रिय हो गई। हमारे ऐसे ही नाक, कान, जीभ, त्वचा, आंख जो भी है, जब तक आप किसी को देखेंगे नहीं तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी कि वो कौन है और वो मेरा रिश्ते में क्या लगता है। इसलिए इसे हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो हमारी दर्शन शास्त्र की बात होती है, दर्शन शास्त्र में कभी भी डायरेक्ट ज्ञान ज्ञानेंद्रियों से हमें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि दर्शन शास्त्र में ज्ञान प्राप्त करने के जो हमारे सोपान हैं उसमें नाम आता है किसका, आत्मा का, नाम आता है किसका, परमात्मा का, और नाम आता है किसका, ब्रह्म का। तो मेरी बात समझिएगा कि जो दर्शन शास्त्र में जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वो आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म की होती है, लेकिन हमारी ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। हमारी ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। लेकिन दर्शन शास्त्र में ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन है वो आत्मा है, परमात्मा है और ब्रह्म है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सीधे ज्ञान की प्राप्ति आत्मा से होगी, परमात्मा से होगी, ब्रह्म से होगी। लेकिन दर्शन शास्त्र में इन्हीं 3 चीजों से ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनडायरेक्टली आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के द्वारा। तो यह बात सबको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, इसीलिए सबसे पहले मनोवैज्ञानिकों में अरस्तु महोदय ने कहा था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, और इनके जो समर्थन थे उसमें 3 नाम मैं आपको बता रहा हूं। पहला तो कौन था? पहले तो आपने अरस्तु को देख लिया है, दूसरे नंबर पे प्लेटो आ जाते हैं, और तीसरे नंबर पर डेकार्टो आते हैं, और चौथे नंबर पर आपको एक नाम बताया जा रहा है जिसका नाम है गैरीट महोदय। ये 4 नाम, ये 3 लोग इनके समर्थक हैं, और गैरीट महोदय ने आपको मनोविज्ञान की परिभाषा दी है, और अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टो और गैरीट, ये 4 नाम आपको याद रखना है जिन लोगों ने यह कहा था कि मनोविज्ञान में केवल आत्मा का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट हम लोग लेके चलते हैं, यह बात कब की है यह भी तो याद रखना है। लगभग 1500, यह बात कब की है? लगभग 1590 के पहले, 1590 के पहले की बात है ये। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया और 16वीं शताब्दी आई, इन्हीं मनोवैज्ञानिकों ने यह मान लिया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन कराता है, मन का विज्ञान है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा एक बात, जिस शब्द में विज्ञान शब्द जुड़ जाता है वह प्रामाणिकता को देखता है। विज्ञान हमारा क्या है? जिस विज्ञान जो है वो प्रमाण मांगता है। लेकिन क्या आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म की बात में कोई प्रामाणिकता है? नहीं है। तो जब आत्मा परमात्मा में प्रामाणिकता नहीं दिख रही है, इसलिए 16वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टो और गैरीट के दिए गए
कॉन्सेप्ट को जिन्होंने बताया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है या आत्मा का अध्ययन कराता है, उसको नकार करके यह मान लिया गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है बल्कि मन का विज्ञान है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मिटाऊंगा, आप लोग एक बार अच्छे से देख करके नोट्स बनाइएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सोलहवीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक आए जिनका नाम था पैम्पोलाजी। इन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा दी और इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी, साइकी प्लस लॉगस से मिलकर बना है। साइकी का मतलब होता है मन और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन। साइकी का मतलब होता है मन और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन। सबसे पहले देखिएगा, पेम्पोलाजी जो थे ये इटली के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। जो इनके समर्थक थे उनका भी नाम मैं यहां लिख देता हूं कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ये मानते थे कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन कराता है। तो उसमें वो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे? उनका नाम था जॉन लॉक। दूसरे मनोवैज्ञानिक थे रिचर। ये तीन मनोवैज्ञानिक, पेम्पोलाजी, जॉन लॉक और रिचेरी, ये तीन नाम आते हैं जिन्होंने यह माना था कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन कराता है? मन का अध्ययन कराता है, न कि आत्मा का। यह आत्मा का नहीं कराता बल्कि किसका अध्ययन कराता है? यह मन का अध्ययन कराता है। लेकिन कुछ समय बीतता गया और मनोवैज्ञानिकों ने यह कहा कि जब इसमें विज्ञान शब्द जुड़ा हुआ है तो यह भी प्रामाणिकता को प्रस्तुत नहीं कर रहा है, इसलिए इसे भी भूगोलवेत्ताओं ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। और 17वीं शताब्दी में बात को ध्यान से समझेंगे आप लोग। 17वीं शताब्दी में यह मान लिया गया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान न करा करके बल्कि यह किसका अध्ययन कराता है? चेतना का अध्ययन कराता है। मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन कराता है। और यह बात किसने कही थी? तो यह बात कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उसका नाम था विलियम बुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सली, कौन कौन थे? और एक नाम था वाइव। इस वाइव को कहीं कहीं किताबों में वाइस भी लिखा है, तो इससे कंफ्यूजन मत रखिएगा। एक नाम कौन सा था? विलियम बुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सली और वाइव या वाइस, याद रखिएगा। ये चार लोग ये थे 17वीं शताब्दी में। ये बताया इन्होंने कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन न करा करके बल्कि यह किसका अध्ययन कराता है? चेतना का अध्ययन कराता है। इन्होंने कहा कि चेतना से ही व्यक्ति के अंदर की बात पता की जा सकती है, मन से नहीं किया जा सकता, आत्मा से नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ समय के बाद मनोविज्ञान में एक शब्द जुड़ा हुआ है, विज्ञान। तो विज्ञान क्या मांगता है? प्रामाणिकता मांगता है। और ये यहां पे जो चेतना है यह प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर पाता, इसलिए 17वीं शताब्दी में यह भी परिभाषा क्या कर दी गई थी? अमान्य मान ली गई थी। और हमारी जो वर्तमान शताब्दी है 20वीं शताब्दी जब आई तो 20वीं शताब्दी में एक बात समझिएगा, 20वीं शताब्दी जब आई तो 20वीं शताब्दी में यह मान लिया गया कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन नहीं करा करके यह किसका अध्ययन कराता है? यह व्यवहार का अध्ययन कराता है। किसका अध्ययन कराता है? व्यवहार का अध्ययन कराता है। किस शताब्दी की बात चल रही है?
20वीं शताब्दी की बात चल रही है। 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान किसका विज्ञान हो गया? व्यवहार का विज्ञान मान लिया गया। अब व्यवहार का विज्ञान मान लिया गया, किसने माना? जेबी वाटसन ने यह मान लिया कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? यह एक व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार शब्द पे ध्यान देना है। और यह कब माना गया था? 20वीं शताब्दी में। लेकिन यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि वाटसन रहने वाले कहां के हैं, तो वाटसन रहने वाले हैं अमेरिका के। और कोलंबिया विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर भी हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। और इनके जो सहायक मनोवैज्ञानिक थे उनका भी नाम आप देख लें, बीएफ स्किनर, सीएल हल और ईपी पावलोव। और देखिएगा, वाटसन, स्किनर, हल और पावलोव, इन लोगों ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। किस शताब्दी में कहा गया था? 20वीं शताब्दी में कहा गया था। और जेबी वाटसन जो है इस थ्योरी को लाए थे और इनके सहायक थे स्किनर, हल और पावलोव। और हां, एक बात और याद रखिएगा, जो विलियम वुंड थे, इन्होंने पहली बार जो विलियम वुंड इन्होंने सबसे पहली बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहली बार किसका प्रयोग किया था? व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। और मनोविज्ञान की अवधारणा, इनकी एक किताब है, इनकी रचना है मनोविज्ञान की अवधारणा। मनोविज्ञान की अवधारणा, आप पूछेंगे सर ये कब अवधारणा, इस बुक का इन्होंने कब रचना किया था? तो 1908 में एक किताब इन्होंने रचित की थी, लिखी थी, जिसका नाम था मनोविज्ञान की अवधारणा, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की अवधारणा किताब की इन्होंने रचना की थी। और ये उन्होंने पहली बार व्यवहार शब्द का भी प्रयोग किया था। तो एग्जाम में कई बार आपसे ये सब पूछ लिया जाता है, व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? क्योंकि 20वीं शताब्दी कैसी शताब्दी है? यह व्यवहार का विज्ञान मानने वाली शताब्दी है, मन, आत्मा, चेतना को त्याग देने वाला। लेकिन एक शब्द अगर आपसे कोई ये पूछ ले, आपके एग्जाम 2015 में एक बार सवाल पूछा गया कि मनोविज्ञान ने किस किस का त्याग किया और किस किस को इसने छोड़ दिया, किस किस को अपना लिया और किसको किसको त्याग किया। तो याद रखिएगा, मनोविज्ञान ने सबसे पहले किसका त्याग किया था? तो सबसे पहले त्याग किया था किसका? मन का। सबसे पहले मन का, उसके बाद पहले मन का, आत्मा का, चेतना का इसने क्या किया? त्याग किया। इनका तो उन्होंने ये त्याग किया है, लेकिन किसको अपनाया है? तो व्यवहार को अपनाया है। व्यवहार को कब अपनाया? व्यवहार को अपनाया कब? 19वीं शताब्दी में, जिसे आप वर्तमान की शताब्दी कहते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग फिर अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।